अरे यार इस समय ओहो। बच्चों जस्ट एक मिनट हाँ प्लीज, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी मिश्रा जी बोलिए। हाँ जी है ना मेरे पास आईफोन 4S। हाँ जी मैं बेचना चाहता हूँ। क्या? मात्र 22,000 रुपये? भाई साहब 55,000 का फ़ोन है। नहीं यार 22 पे नहीं, 25 दोगे तो चलो भेज दूंगा कल। यस 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 यस। चलो। थैंक यू। ओके चलो यार। ओके 23,000 डील डन यार, कम ऑन कम ऑन। यस यस यस, अरे यस ओरिजिनल चार्जर वगैरह सब कुछ है, सब दे दूंगा। चलो थैंक यू यार, अभी मैं क्लास में हूँ, प्लीज़ मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट काम था मेरा, ये आईफोन मुझे बेचना है। ये आईफोन 4S है, मुझे बेचना है वैसे। चलो वैसे अपने तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि ये अगर चलो इसी को रिलेट कर लेते हैं। अगर मैं आईफोन बेच रहा हूँ तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? बोलो। ऑफ कोर्स नॉट यार, मैं रेगुलर थोड़ी ना बेचता हूँ। क्या मैं वैसा टीचर हूँ कि आप क्लास में आ रहे हो, आप अपने फ़ोन छोड़ के जा रहे हो और मैं सिम कार्ड निकाल के चोर बाजार में, एक रेगुलर एक्टिविटी है मेरा, तब तो चलो ये बिजनेस एक्टिविटी है। बट ऑफ कोर्स यार आई एम नॉट अ थीफ। फाइन। सो पॉइंट नंबर 4, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं रेगुलर बेसिस पे अगर काम कर रहा हूँ तब तो वो बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। वन सिंपल ट्रांजैक्शन और सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। तो ये जो मैंने आईफोन अपना जस्ट अभी डील डन किया है, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इसे परचेज और सेल, ये एक सिंगल परचेज एंड सेल है, तो बिजनेस हम नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 5 इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे को एकदम मैक्सिमाइज कर लेना है। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उसका क्या होगा, और क्या ये आइडियोलॉजी सही है? ये आप अपने बैक ऑफ द माइंड में अपना दिमाग की मशीन को ऑन करिए। सोचिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेरे को करना है और कुछ नहीं करना है तो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये हम डिस्कस करेंगे। ये देखो प्रॉफिट अर्निंग, पैसे का बोझ ये बंदा उठा उठा रहा है। चलो सही है, कोई बात नहीं। सो नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। सर आपने तो जवाब दे दिया, बिल्कुल सही है कि कोई बिजनेस बिना प्रॉफिट किए लंबा सरवाइव तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस बिजनेस से, उस प्रॉफिट से उसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को मीटअप करना है। अगर आगे उसे एक्सपैंड करना है तो वो सब सारे काम बिजनेस प्रॉफिट से ही होने हैं। मगर आगे हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, क्या ये सही है? दैट वी विल डिस्कस। तो मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में फ़र्क है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो बहुत बचपन में हमने पढ़ा था क्लास 6 में, सेलिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव अ डाउट, एस पी माइनस सी पी। सो अगर अपने को प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो सेलिंग प्राइस आप हाई करके रखो कि चलो सेलिंग प्राइस मैंने बढ़ा दिया। बट एक बात बताओ, कंपटीशन का ज़माना है, ये पेन अगर 10 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, मैं उसी स्टाइल का ही पेन बेच रहा हूँ, और मैं अगर 12 रुपया में बेचना चाहूँ कि मुझे 2 रुपया ज़्यादा मुनाफा हो, तो क्या कोई खरीदेगा? तो इट इज़ नॉट वेरी इजी कि चलो बहुत इजी है प्रॉफिट बढ़ाना तो सेल्स प्राइस को ऊपर कर दो। नॉट इजी। एक दूसरा तरीका होता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ा दो। भले ये 10 रुपए के जगह मैंने 9.5 रुपए कर दिया पेन का प्राइस, बट कल तक मैं सिर्फ 100 पेन बेच रहा था पर वीक, बट आज के दिन में 9.5 रुपया करने से मैं 100 पेन के जगह 200 पेन बेच रहा हूँ। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो, वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ता है तो। दूसरा प्रोसेस ये है प्रॉफिट बढ़ाने का, आप कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस को क्या आप कम कर सकते हो? ये कॉस्ट प्राइस को कम करना आज के मार्केट में इजी नहीं है। कल को आप जाके बोलोगे कि देखो आप मेरे से 10,000 रुपया सैलरी ले रहे हो, तो प्लीज़ एक काम करो, आप मेरे से 8,000 सैलरी ले लो।
इलेक्ट्रिसिटी के जो डिपार्टमेंट को जाके बोलो कि अरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्लीज़ 10 रुपये यूनिट का बिल मेरे से ले रहे हो, प्लीज़ मुझे कॉस्ट कटिंग करना है, 9 रुपया ले लो। ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी वांट्स मोर इन लाइफ। सो बहुत डिफ़िकल्ट है कि सीपी को कम करें हम, बट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सीपी कम नहीं हो सकता है, अगर आपके पास मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न मेथड से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। पहले लेबर इंटेंसिव मेथड्स है, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, बट मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए। 10 लेबर का जो आप पैसे दे रहे थे, शायद 2 लेबर पे काम हो रहा है। तो उस तरीके से मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन से कई बार ऐसा हुआ है कि कॉस्ट कम हुए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ बिजनेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ये ध्यान हमें ये भी रखना चाहिए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है क्या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन पे उतर गए हैं। अगर इमेजिन करो मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश करके इस पेन को 8 रुपये पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बट समबडी वेंट टू चाइना, चाइना से रेडीमेड कुछ टेक्नोलॉजी लाया, और वो चाइनीज प्रोडक्ट ही इज मैन्युफैक्चरिंग एट 6 रुपीज, I am manufacturing at 8 rupees. That fellow would price at 7.5 rupees, क्योंकि उसको फिर भी 1.5 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। मैं जिंदगी में 7.5 रुपया में नहीं बेच पाऊंगा और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। सो दिस इज हाउ बिजनेस इज कंडक्टेड माय फ्रेंड्स। सो एक और चीज समझना कि इमेजिन करो अगर मैंने टारगेट रखा कि मुझे 10,000 पीस इस पेन को बेचना है, क्या ये ज़रूरी है कि जो मैंने टारगेट किया है वो पूरा हो पाएगा? इट इज़ नॉट ईजी। 10,000 पीस मुझे साल भर में बेचना हो, 1 साल के अंतराल में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि यस मार्केट माइट चेंज, सम न्यू कंपनी माइट कम अप, एनीथिंग कैन हैपन। सो नो वन कैन बी सर्टेन दैट द सेट टारगेट वुड बी अचीव्ड, और रॉ मटेरियल्स का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉस पॉसिबल है, लॉस इज ऑल्सो पॉसिबल। बिजनेस जब भी हम करते हैं, ऑफ कोर्स हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि चलो बिजनेस करते हैं और लॉस हो जाए। नो, नोबडी वांट्स टू इनकर अ लॉस, बट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर। ये जो लॉस का पॉसिबिलिटी ऑलवेज जो है, उसे अगर हम एक वर्ड पर मैं अगर आपको बोलूं तो इसे कहते हैं रिस्क। रिस्क, यही तो रिस्क है, बिजनेस करने का रिस्क तो यही है। ये लॉस हो गया, लॉस होने का मतलब क्या? घर से जो पैसे लेकर आए थे वो डूब गया। दैट इज अ वेरी वेरी बिग लॉस। इमेजिन करो 20 लाख रुपया आपने 20 साल में जमा किया और 10 लाख रुपया उधार ले लिया, 30 लाख रुपया लगा के बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस लॉस में चला गया। अपने खुद के पैसे तो गए, और जो 10 लाख कर्जा लिए थे वो भी आपको चुकाने हैं। तो बिजनेस का रिस्क जो है, रिस्क के बारे में हम समझेंगे, रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, ये हमें जानना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनसर्टेनिटी, सर्टेन नहीं है रिटर्न। अच्छा, रिटर्न का मैं एक बात, क्योंकि इंग्लिश को हमें समझना है। रिटर्न वर्ड जो है ना, अरे तुम मेरे बुक्स नोट्स लेकर गए थे, तुमने रिटर्न नहीं किया अभी तक, तो ये भी एक होता है रिटर्न। बट यहां पर क्या रिटर्न आपको ये बोल रहा है कि यस दैट टाइप ऑफ रिटर्न? नहीं, ये रिटर्न की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट घूम कर आता ना, प्रॉफिट जो चल कर आता आपके पास। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब पैसे चले गए, और जो पैसे जो चले गए हैं वही पैसा जब घूम कर आपके प्रॉफिट बनकर रिटर्न में आता है, तो वो यहाँ पर रिटर्न का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा गया वो पैसा प्रॉफिट का नाम लेकर इन्वेस्टमेंट का नाम से जाता है, याददाश्त उसकी कमजोर होती है, और जब वो जब वापस घूम के आता है, नहीं नहीं मेरा नाम इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे नहीं भाई तेरा नाम इन्वेस्टमेंट है। अरे नहीं भाई मेरा नाम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा नाम तो प्रॉफिट है। अरे तेरा नाम प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा। सो दिस इज हाउ वो रिटर्न करके अगर आए तो उसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है वो तो चाहता है कि भूल कर वापस आए और आके बोले जी मेरा नाम इन्वेस्टमेंट है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेट्स विजिट दिस investopedia.com।
ROI helps investors evaluate the performance of an investment and compare it to the performance of their other investments. School's out for summer, and Joe's children ask for some startup cash for their respective summer businesses. Joe gives each child $100. In return, they must split their profits 50-50 with Joe at the end of the summer. Joe's daughter opens a lemonade stand. Joe's son buys a lawnmower. As the summer progresses, the children work hard at their businesses. Joe's daughter sells many cups of lemonade, and his son mows every lawn in the neighborhood. At the end of the summer, Joe's son has earned $500. Joe receives $250. Subtracting his original investment of $100, Joe is left with $150 profit, an impressive 150% return on investment. Joe's daughter has earned $1,000. Joe receives $500, minus the $100 original investment, and that's $400 profit, a whopping 400% ROI. Joe earned $4 for every $1 he invested. Joe's daughter provided the best ROI. ROI is one of many measures that help investors evaluate investments. यस, वेलकम बैक। सो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करना एक अच्छी आदत है, आप भी यूज़ करो, राइट। सो आगे चलते हैं। बिजनेस मीन्स रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है? यू आर नेवर श्योर ऑफ रिटर्न। रिटर्न आएगा क्या नहीं पता, पैसे तो चले गए। Nobody does any business to incur losses, but losses can happen and this is a huge risk associated with business। क्या हाल होता है बिजनेसमैन का, आपको मालूम है? मैं दिखाता हूं आपको। देखो, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। एक सवाल आया एक स्टूडेंट की तरफ से कि सर आप इतना डरा रहे हो तो फिर बिजनेस क्यों करें? भाई रिस्क लोगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। बिजनेसमैन की हालत देखो, बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेसमैन पैसे की बैग लेकर एक रस्सी पर चल रहा है। ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी नहीं है, ये रिस्क है। ये पतला सा रस्सी पे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। अरे गिर नहीं जाओ, अरे गिर नहीं जाओ, अरे पैसे, अरे गिर नहीं जाओ। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। पैसा डूब ना जाए। और देखो कहाँ डूबेगा, अगर पैसा डूबेगा तो पैसा तो डूबेगा भाई साहब, तुम भी डूबोगे, तुम भी डूबोगे। सो दिस इज हाउ अ बिजनेसमैन इज वर्किंग इन द रियल लाइफ। रिस्क पर चलना है, चल के जब पार होगा ना तब पता क्या है? इमेजिन टन्स ऑफ गोल्ड वेटिंग फॉर हिम। सो दिस इज व्हाई पीपल टेक द रिस्क कि ये बस, ये जो दरिया है ना, बस इसे पार कर लेना एक बार, उसके बाद तो देखो मजा ही मजा है। सो इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ यू हैव टू रिस्क एवरीथिंग इन लाइफ, समथिंग, एवरीथिंग। ये भाई साहब को देखो, ये एडवेंचरस है। तो क्या धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या धीरे धीरे, मैं तो एकदम हाई स्पीड में मोटरसाइकिल में जाऊंगा जी। सो दिस फेलो, यू नो, अब कोई बोलेगा कि सर ये पागल है, मोटर बाइक भी जाएगा, खुद भी जाएगा, और देखो कि इतने बड़े बिल्डिंग के वहां से ये ऐसा काम कर रहा है। somebody wants to reach fast, क्योंकि देखो गोल्ड का जो बक्सा वहां रखा हुआ है ना, मिलेगा तो एक ही आदमी को, जो पहले पहुंचेगा। कंपटीशन है, बिजनेस मींस कंपटीशन। तो ये भाई साहब, इसके दिल में दर्द नहीं है, इसके दिल में डेयरिंग है, डेयरिंग, राइट। सो डेयरिंग है ये। ही इज नॉट स्केर्ड, he is ready to risk his life, he is ready to risk his motorcycle, and he wants to run fast. So if he is running fast, he reaches fast, but of course there is more risk associated with it, more risk। सर अपने भी कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं? अरे देखो, मैं जब बिजनेस करता हूँ ना, अपना स्टाइल कुछ और है। I'll show you my style, would you like to know my style? Come, I'll show you। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है इनका, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है इनका। इनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। इनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहे तो इनको डुबाएगा या इनको ऊपर लेकर जाएगा। ऊपर मतलब देखो, डुबाएगा और ऊपर लेकर जाएगा एक ही बात है, पहले डूबेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। दैट इज इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल, बट इफ ही इज सक्सेसफुल देन ही विल बी अ स्टार। सी नाउ माय पॉलिसी।
मैं तो क्या करता हूँ, एकदम हाईएस्ट लेवल पे ऊपर चला जाता हूँ पहले, and then with my binoculars, you know, I try to see as far as I can, as far as I can. See, जिस व्यक्ति का सोच, अगर वो फर्स्ट फ्लोर से देख रहा है जिंदगी को, तो फर्स्ट फ्लोर से देखेगा तो टकराएगा चार तल्ले, पांच तल्ले, 10 तल्ले की बिल्डिंग से। ही कैन नॉट सी फार। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो फर्स्ट रेज योर लेवल, यू नो, level of thinking. If you raise your level of thinking, you can see far. And trust me, friends, if you can see far, you have all the possibility of reaching that far. So, this is how a business planning is required. A business planner, a business entrepreneur has to see as far as he can see, and then he has to try to make a roadmap how to reach there. Would I like to reach on a motorcycle? Would I like to reach वॉकिंग? वुड आई लाइक टू रीच रनिंग? ये डिसीजन आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, बट उससे पहले क्या आप दूर तक देख पा रहे हो या नहीं। सो स्टूडेंट्स, टाइम टू इवेलुएट एंड स्टडी अबाउट रिस्क। इमेजिन करो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका सेलिंग प्राइस आप 100 रुपीज़ रखना चाह रहे हो। उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस आप जब बजटिंग कर रहे हो तो 60 रुपीज़ आ रहा है। सो व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोल रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। ऑफ कोर्स SP माइनस CP, दैट इज 100 माइनस 60। एक बहुत बेसिक सा बात कर रहे हैं हम लोग। 100 माइनस 60। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि ये आपका एक्सपेक्टेशन जब रियलिटी से टकराता है तब क्या होता है। ये 100 रुपीज सेलिंग प्राइस, आपके पास एक प्रोडक्ट है, दिस इज योर पेन, या ये आप सोच रहे हो कि मैं 100 रुपीज़ में बेचूंगा। इमेजिन करो ये सेम टू सेम पेन कोई और 80 रुपीज़ में बेच रहा है। अगर ये सेम टू सेम पेन या ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट अगर 80 रुपीज़ में कोई और व्यक्ति बेच रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपका ये एक्सपेक्टेशन टूटेगा? 100 रुपीज़ पे आप नहीं बेच पाओगे। इसका मतलब क्या, कल तक जो आपका प्रॉफिट मार्जिन 40 रुपीज़ आप सोच के रखे थे, ये प्रॉफिट मार्जिन आपका हो गया 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। बट बच्चों, द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने कॉस्ट कितना पकड़ा था, बजटिंग के समय आपने कॉस्ट कितना पकड़ा था? आपने कॉस्ट पकड़ा था 60 रुपीज़। क्या ये श्योरिटी है कि ये कॉस्ट बढ़ेगा नहीं? ये तो अपने को समझ में आ गया 100 से ये आ गया है 80 पर। ऐसा सिचुएशंस आएगा कि ये कॉस्ट जो 60 रुपीज़ है, ये कॉस्ट बढ़ गया। कैसे बढ़ सकता है? रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर स्ट्राइक पे चले गए, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट जो आपने सोचा था वो बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गए, ओवरहेड्स बढ़ गए, पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ गया, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ गए, जो आपने इंटरेस्ट रेट जो थे, जो आपने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट रेट RBI के रेगुलेशन से चेंज हो गए। कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि जो कॉस्ट आप 60 रुपया सोच रखे थे, वो कॉस्ट बढ़ गया 70 रुपये पे। तो जहां आप 40 रुपये का मार्जिन सोचे थे, घट के वो मार्जिन आ गया 10 रुपये पर। ऐसा भी होता है कि ये कॉस्ट बढ़कर 90 रुपीज़ में आ गया, तो ये माइनस 10 रुपीज़ का बिजनेस बन जाता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिस्क। तो रिस्क बहुत प्रकार के होते हैं, तो आइए थोड़ा सा पहले रिस्क कैसे होते हैं, कॉजेज़ क्या है, बिजनेस पर शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ से पड़ सकती है, आइए उसको देखते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचुरल कॉजेज़, ये तो हमने अभी जो किया, अभी जो हमने किया, ये तो हमने अपने इकोनॉमिक चीज़ों को देखा है, इकोनॉमिक्स को जचाया है। बट बोलते हैं ना, जब भगवान मारता है तो कोई नहीं बचा सकता है, भगवान की मार के आगे तो कोई नहीं टिक सकता है। तो आओ
भगवान की मार की बात करते हैं, नेचुरल कॉजेज, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग आ गई, एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेस है आपका, सूखा पड़ गया, सो बेसिकली लॉस हो गया। ह्यूमन कॉजेज, आज के दिन में ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास है तो यू आर अहेड ऑफ द रेस। बिजनेस एक रेस है। सो इफ यू हैव डिसऑनेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या करोगे? यस, दिस बिकम्स अ रिस्क फॉर यू। रिस्क क्यों बनता है? क्योंकि डिसऑनेस्टी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं जी, डिसऑनेस्टी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर घटाएगा। उसी प्रकार से अगर नेग्लिजेंट स्टाफ है आपके पास, जिन्हें परवाह नहीं है कि आपकी मशीनरी खराब हो रही है तो होने दो, सो नेग्लिजेंस पर अगर रोक नहीं लगाया जा रहा है तो भी आपका नुकसान होगा। स्ट्राइक हो गया तो नुकसान है, कम्युनल दंगे हो गए तो भी नुकसान है। इकोनॉमिक कॉजेज, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कहाँ डिस्कस करेंगे सर? ये हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। डिमांड, डिमांड, फैशनेबल प्रोडक्ट का डिमांड आता है और चला जाता है। आईपीएल मैचेस खत्म हुए, अब वो टी शर्ट की बिक्री कम हो जाएगी। तो डिमांड अगर चेंज हो गया तो जो आपने कैलकुलेशन किया था, जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन किया था कि मैं जी 100 रुपया करके सेलिंग करूँगा, हो सकता है 100 रुपया करके कितना प्रोडक्ट सेल करोगे? 10,000 पीस सेल करूँगा। बट क्योंकि डिमांड गिर जाता है तो 10,000 की जगह ये आ गया 2,000 पीस पे। क्या करोगे? 8,000 पीस का जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर रखा था वो गायब हो गया, छू मंतर हो गया। सो डिमांड अगर घट गया सो यू स्टैंड अ चांस फॉर अ हैवी लॉस। कंपटीशन, कंपटीशन के प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो आपको compete करना चाह रहे हैं, तो भी आपका नुकसान होने का चांसेस बढ़ता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जिनको आपने प्रोडक्ट बेचा वो पैसे नहीं दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया, सो मैं एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस। अदर कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, देश की राजनीति भी बिजनेस पॉलिसीज को चलाती है। गवर्नमेंट अगर आ रही है, गवर्नमेंट के इशारे पर आरबीआई को भी कभी कभी कदम उठाने पड़ते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा कि देखो भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, गवर्नमेंट के इशारे पर हर साल जो बजट आता है ना, इंडिया का जो बजट फरवरी में आता है, वो बजट में टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, उसका मार किसको आएगा? मार पड़ेगा बिजनेसमैन को। सो अभी रीसेंट केस है, ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाया गया। पूरे के पूरे इंडिया लेवल के ज्वेलर्स ने दुकान बंद कर रखा है। क्यों? दे आर वांटिंग द गवर्नमेंट कि नहीं गवर्नमेंट ये आप गलत काम कर रहे हो। सो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को इफेक्ट करती है। वो ज्वेलरी वाले जितने भी नेशनल लेवल पे दुकान बंद कर रखे हैं, तो क्या स्टाफ को सैलरी बंद कर दिया है? स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ बिजनेस इज। सो बिजनेस का रिस्क हमने डिस्कस किया है। ये इतना बड़ा रिस्क है सर, तो क्यों नहीं रिस्क को हम गोली मार देते हैं। ऐसी बंदूक बनी नहीं है दोस्तों जो रिस्क को गोली मार सके, बट हम रिस्क को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? रिस्क को मार तो नहीं सकते हैं, बट रिस्क की हाथ पैर को बांध सकते हैं ज़रूर। हम रिस्की ट्रांजैक्शन को अवॉइड करेंगे, अपने मन की लालच को समझाएंगे कि नहीं, लालच में रिस्क को मत ज़्यादा बढ़ाओ। क्योंकि ऐसा कई सिचुएशंस देखे गए हैं कि 200 रुपया का प्रोडक्ट एक नॉर्मल मार्केट में आप 300 रुपये में बेच रहे हो, बट somebody offered you that he will buy that product for 400 rupees। ऐसा देखा गया है कि अब नॉर्मल प्राइस जब कोट किया गया है तो वो प्रोडक्ट तो आपने खुशी खुशी बेच दिया, बट पैसे पूरे नहीं आए, पैसे सिर्फ आधे आए हैं। सो वी नीड टू अवॉइड रिस्की ट्रांजैक्शंस, वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आप सामने वाले को बोलो कि आप बैंक गारंटी दीजिए, तो एटलीस्ट इफ ही इज डिफॉल्टिंग
बैंक का गारंटी है तो वो पैसे बैंक के थ्रू आ जाएंगे। इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ले सकते हो। प्रोविजन बना के रखो बैड डेट्स के, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इतना रुपया आपका नहीं भी आ सकता है, तो उसी हिसाब से आप काम को आगे बढ़ाइए। रिस्क को आप शेयर करिए विथ अदर स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर रहे हैं, आप उनसे बोल कर रखिए कि देखो, अगर आपका ये प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब निकला, अगर पब्लिक जो है उसे अगर ना पसंद कर देती है, तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट को मैं आपको वापस कर दूंगा और वो पैसे आपको एडजस्ट करने होंगे। ये रिस्क मैं अपने कंधे पर अकेले लेकर नहीं चलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, रिस्क को शेयर कर सकते हो। रिस्क का कैरेक्टर आ गए। अब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन पर क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। सो नोबडी नोज द फ्यूचर, अनप्रेडिक्टेबल, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। सो बेसिकली रिस्क का अगर कैरेक्टर का बात करें, एनी फियर कैन कम ट्रू। एनी फियर मतलब कैसा फियर? ऐसा फियर, नेचुरल कॉज का फियर, ह्यूमन कॉजेस के फियर, इकोनॉमिक कॉजेस के फियर, ये जो हमने डिस्कस किया। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी सच हो सकता है, कभी भी ये डर हकीकत बन सकती है। तो रिस्क का पहला कैरेक्टर ये है कि नोबडी नोज द फ्यूचर। ये रिस्क अपना आतंक कब आपके ऊपर बरसाएगा किसी को नहीं पता। नोबडी नोज द फ्यूचर, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, सो रिस्क इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिस्क। रिस्क को गोली मार दो, ये देखो, रिस्क को गोली मार दो और ये रिस्क कहता है यू कैंट किल मी। रिस्क को नहीं मार सकते हो मेरे दोस्त। तो क्या करना है? भीगी बिल्ली बन जाओ, भीगी बिल्ली बनकर काम करना है। बिजनेस करना है तो ये मान के चलो कि रिस्क के सामने हम और आप भीगी बिल्ली है, और हमें यही कहना होगा रिस्क को, रिस्क रिस्क मुझे माफ कर दो। उसके बाद रिस्क बोलेगा आई विल ऑलवेज स्टे विद बिजनेस। मैं बिजनेस के साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे मार तो सकते नहीं हो। ये मिस्टर रिस्क का कहना है। तो यही हम अपने पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं कि जब रिस्क बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा बिजनेस के साथ रहूंगा, इसका मतलब ये है कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। रिस्क ऑलवेज स्टेज विद बिजनेस। तीसरा पॉइंट, चर्चा चल रहा है, बिजनेस बैठकर सोच रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क बन गया है कि ये अब मैं क्या करूं, मैं काम करूं तो करूं या ना करूं। तो अब बिजनेस पूछता है रिस्क से, रिस्क रिस्क इफ आई टेक यू इन माई टीम हाउ कैन आई गेन? मेरे को क्या फ़ायदा है? रिस्क बोलता है, मिस्टर रिस्क जो बहुत फैशनेबल है, अपने बालों को लाल कलर कर रखा है, लाल टीका निकाल के बोलता आ मुझे कोई मार सकता है तो मार। अपने गर्दन पे उसने तलवार 3 बार चलाई है, देखो खून बह रहा है, बट फिर भी बोलता हा 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 हा, यू कैन नॉट किल मी। सो रिस्क बोलता है अच्छा मुझे डिफीट करके तो देखो, डिफीट मी एंड विन द गोल्ड। ये सोना सब तुम्हारा, मोना ले आओ रिस्क का सोना। सो देखो, ये रिस्क का चैलेंज है। रिस्क बोलता है कि मुझे डिफीट करो, ये सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से आया है हमारा पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, रिस्क को हमने लिया और रिवॉर्ड क्या मिला? रिवॉर्ड है ये गोल्ड। इस गोल्ड को हम क्या कह सकते हैं? इस गोल्ड को हम कह सकते हैं प्रॉफिट। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं सर। रिस्क, देखो इस रिस्क को, देखो इसकी मॉडर्न बिंदी को, देखो इसके नए हेयर स्टाइल को। तो क्या आपको नहीं लग रहा है रिस्क बड़ा ही फैशनेबल आइटम है? फैशनेबल बिजनेस जो है मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक लार्ज स्केल बिजनेस, आई लाइक फैशनेबल बिजनेस आइटम्स। इसीलिए कहते हैं फैशनेबल आइटम्स आर वेरी वेरी रिस्की आइटम्स फॉर बिजनेस।
फैशन तुरंत पुराना हो जाता है। आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में बड़े बड़े ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल्स पड़े के पड़े रह जाते हैं, क्योंकि रिस्क की नज़र है उस पर। और फैशनेबल आइटम्स पब्लिक डोमेन पे भी आप सोचो, ओहो नहीं नहीं ये फैशन ओल्ड हो गया है। तो बेसिकली फैशनेबल आइटम एंड लार्ज स्केल बिजनेस, मोदी खाना का जो दुकान है ना गली गली पर, वो अपने रिस्क उस पर नहीं नज़र लगाता है। बट बड़े बड़े जो शोरूम है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, जितना बड़ा कमाई का सपना देख कर आते हैं, रिस्क उन्हीं को जाके अटैक करता है। बड़ा सपना देखते हो, बड़ा रिस्क लेते हो, तो यस, रिस्क भी वहीं जाकर खुश है। छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस पर कम रिस्क है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 4, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आइए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क दो टाइप का होता है। एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ये वर्ड स्पेक्यूलेटिव का मतलब पहले बताता हूँ। स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है वो चीज़ बढ़ भी सकता है, वो चीज़ घट भी सकता है। स्पेक्यूलेशन मतलब ये है, जैसे क्रिकेट, स्पेक्यूलेशन एंड बेटिंग। बेटिंग कर रहे हैं आज क्या होने वाला है, सचिन तेंदुलकर कितना रन बनाएगा, तो बेसिकली इंडिया जीतेगा क्या हारेगा, ये भाव ऊपर नीचे होता है। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस पर कुछ भी चीज़ चांस पर है, चांस ऑफ बोथ लॉस एंड प्रॉफिट, मार्केट कंडीशंस, प्राइस चेंजेस, डिमांड सप्लाई चेंजेस एटसेट्रा, ये डिटरमाइन करता है प्रॉफिट एंड लॉसेस को। तो बेसिकली स्पेक्यूलेटिव रिस्क है ये। एक काम करो, ये प्रोडक्ट ले लो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, जैसे कि अगर KKR फाइनल में पहुंचता है, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, तो ये जो आपने पूरे कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी आप मुझसे ले रहे हो, विश्वास करो 1,000 का जर्सी 2,000 में बेचोगे। तो मगर ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि KKR फाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो इसे हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, सॉरी। सो एक है प्योर रिस्क। प्योर, प्योर मतलब एकदम 24 कैरेट गोल्ड वाला रिस्क, कि ये रिस्क है तो भाई पूरा प्योर है, इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। तो बचने की संभावना जब नहीं है, तो इसका मतलब है चाहे तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक। फायर अगर लगा तो पूरा का पूरा आपका वेयर हाउस जला दिया, तो बचने की कोई संभावना नहीं है। चोर अगर आया तो चोर ने जिस आइटम को चोरी कर लिया, उस आइटम से आपका प्योरली पूरा का पूरा लॉस हो गया। ऐसा नहीं कर सकते कि चोर चोर प्लीज आओ शेयर कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट तो मुझे वापस दे दो, इस प्रोडक्ट से मैं 10 रुपये कमाने वाला था, 5 तेरा 5 मेरा। ऐसा नहीं होता है, दैट इज़ अ प्योर लॉस। या स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक होने से आपने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं। जब प्रोडक्ट बना ही नहीं, कहने का मतलब यह है कि अगर 2 दिन का स्ट्राइक हुआ, तो 2 दिन में अगर आप 200 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, यू कैन नॉट बाई बैक द टाइम। 1 अरब रुपया भी खर्चा करोगे तो वो समय वापस नहीं ला पाओगे बच्चों। सो बेसिकली स्ट्राइक, दीज आर प्योर लॉसेस। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ आपको पढ़ाना है। मेरे ख्याल से अभी तक तो शायद कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं हो रहा होगा, मगर अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। तो शायद शायद ये आपको हेल्प करे। आइए डिस्कस करते हैं। अगर ऐसा कोई रोड हो, तो डोंट यू थिंक कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग रोड है? कंफ्यूजिंग रोड है ये, बट दिस इज श्योरली कंफ्यूजिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब ये है, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट लाइफ में था, ये दो चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जैसे क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम पढ़ कर जाते थे, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी पढ़ रखा है, और हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को भी पढ़ कर गए हैं। अब मैं एग्जाम हॉल पे बैठ के सोच रहा हूँ, अरे इसमें वो वाला पॉइंट आएगा या इसमें ये वाला पॉइंट आएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं ऑब्जेक्टिव्स का आंसर लिख कर आ गया। एटलीस्ट मैं बहुत ऑनेस्टली आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम था। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो वो आगे बढ़िए क्लास में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो हमें करना क्या है, हमें आज इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देना है, हमें इसे समझ लेना है, हमें ये एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन पे आंसर करना है कि यस, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख कर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव्स पूछा है तो मैं ऑब्जेक्टिव्स लिख कर आऊँगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो लेट अस गेट डाउन टू द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। याद है आपको, हम बिजनेस के कैरेक्टर को डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर रिप्लेस कर देता है वर्ड्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स जो वर्ड है ना, उसे रिप्लेस किया जा सकता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द ट्रेट्स ऑफ बिजनेस। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स दे टेंड टू गेट कंफ्यूज कि सर हम तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़कर आए थे, अब ये प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस हमसे पूछ लिया, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस में मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था या ऑब्जेक्टिव्स लिखना था। सर ओहो, आप इतना अच्छा पढ़ाए, फिर भी सर हमने सब कुछ गलत करके आ गए। एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट विल मैटर द मोस्ट, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द रिजल्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्लेस किया जा सकता है प्रॉपर्टी से, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्लेस किया जा सकता है ट्रेट से, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्लेस किया जा सकता है एलिमेंट से। ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द चैप्टर्स। बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये आज समझ लो, जिंदगी भर सीए फाइनल लेवल तक भी काम में आने वाला है। फेसेट्स ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस, अगर ये सब वर्ड्स यूज किया जा रहा है तो आप ये समझोगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर रहा है। डिस्टिंक्टिव फीचर, मार्क ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क ऑफ बिजनेस। देखो, हर पेरेंट को अपने बच्चों पर, लेट्स से आई हैव 2 किड्स, तो मुझे पता है कि मेरे बच्चों का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनहेरेंट ट्रेट क्या है, उसका स्वभाव क्या है, मुझे पता है। जब एज अ पेरेंट मुझे पता है कि ये बच्चा, लेट्स से मेरे 2 बेटे हैं, अगर मैं जानता हूं कि लव, मेरा बेटे का नाम है, लव को बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, ये इसका एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ही लव्स रीडिंग, तो मुझे अगर उसे जिंदगी में कुछ बनाना है, कुछ ऑब्जेक्टिव देना है, कुछ गोल देना है, कुछ टारगेट देना है, तो मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने बेटे के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसे गोल दूंगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू you guys to understand कि characteristics and objectives, characteristics inherent trait होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं भूल नहीं सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव जो बनेगा, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड है, जो अपने को लगता है ना कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पढ़ा था वही तो ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं, एकदम सही लगता है आपको, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बेटे का पढ़ाई करने का था, उसका रुझान था कि यस ही कैन स्टडी 3 आवर्स, लगातार किताब खोल के पढ़ सकता है, तो यस मैंने उसके लिए गोल एंड टारगेट बनाया उसी प्रकार का। मेरा दूसरा बेटा श्रेष्ठ, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वो थकता नहीं है, 4 घंटा 6 घंटा तक भी वो क्रिकेट खेल रहा है, पागलों की तरह वो कैच प्रैक्टिस कर रहा है, वो दौड़ रहा है, वो बैटिंग कर रहा है। तो मुझे पता कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल साइड में ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो वेन एवर आई एम डिसाइडिंग द करियर, वेन आई एम डिसाइडिंग द गोल फॉर हिज लाइफ, वेन आई एम डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर हिज लाइफ, मुझे उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज अ पेरेंट। तो अगर मेरा एक बेटा इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा रिलैक्स है, ही कैन रीड द बुक्स, तो मुझे उसे इंटेलेक्चुअल करियर, इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव की तरफ भेजना चाहिए। और अगर मेरा दूसरा बच्चा ऐसा है कि दूसरा बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव है, तो दूसरे बच्चे को मुझे जब ऑब्जेक्टिव, एक गोल, एक टारगेट, एक करियर डिसाइड करना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखते हुए मुझे ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तो आई थिंक नाउ यू गेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टिल रिमेंबर दैट ऑब्जेक्टिव इज नॉट द सेम एज कैरेक्टर। आगे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो बेसिकली एम, गोल, इंटेंट, तो अब याद करो, अरे भाई तुम्हारा एम क्या है अपने बच्चों को लेकर, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? यस, माय एम इन लाइफ वाज श्रेष्ठ कि लेट हिम प्ले गुड क्रिकेट, लेट हिम रिप्रेजेंट द कंट्री इन द क्रिकेट अरीना। आपका गोल क्या है? यस, मेरा गोल है कि ये बच्चा हायर स्टडीज के लिए
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे जाए। आपका इंटेंट क्या है? हाँ जी मेरा यही इंटेंट है। आपका टारगेट क्या है? अच्छा ये एक वर्ड है एंड, ये मुझे आपको समझाना है। एंड मतलब जैसे मूवी हॉल जब पिक्चर खत्म होती है तो आता है द एंड। एंड का मतलब भी होता है टारगेट, एंड का मतलब भी होता है पर्पस। देयर इज अ सिचुएशन वेयर वी विल रीड कि नो मीन्स टू अचीव द एंड, नो मीन्स टू अचीव द एंड, ऐसा आप पढ़ोगे। तो एंड का मतलब ये मत समझिएगा कि एंड मतलब खत्म, द एंड नहीं, एंड का मतलब टारगेट भी होता है, पर्पस भी होता है। सो बेसिकली अगर आपके कोई एग्जामिनर आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो शायद आप ये समझ चुके हो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को एम ऑफ बिजनेस, गोल ऑफ बिजनेस, इंटेंट ऑफ बिजनेस, टारगेट ऑफ बिजनेस, एंड ऑफ बिजनेस, पर्पस ऑफ बिजनेस भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से a parent should set the target for their kids as per their traits। as per their traits का मतलब क्या हुआ? as per their characteristics, as per their characteristics। so आगे चलते हैं। when we set targets we keep in mind the inherent characteristics and try to polish them। basically हमें इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता होता है, जैसे बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, तो बिजनेस के लिए जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस का है, कि बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वो पैसा का, याद है आपको मनी माइंडेड, बिजनेस का मतलब बिजी रहना, मनी माइंडेड है बिजनेस। तो मगर जब हम एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो बिजनेस को बोलते हैं ए बिजनेस सुन, इमेजिन करो बिजनेस मेरा बेटा है, बिजनेस को मैं बोलता हूँ देख बिजनेस तू बहुत मनी माइंडेड है, इतना मनी माइंडेड होना अच्छा बात नहीं है, राइट? जमाने में सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होगा, जिन लोगों से तुम पैसे कमा रहे हो तुम्हें उनके प्रति थोड़ा सा सिंपैथी तो रखना होगा, उनका नुकसान तो नहीं करना होगा। वो मर रहे हैं बट फिर भी तुम पैसे कमाने पे सोच रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये एथिकल नहीं है बाबू। तुम जो पैसे कमाने के लिए ये जो सोशल सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, यार ये चीज ठीक नहीं है। तुम्हारा जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से उभर कर आया। सो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स तो पैसे कमाने का, मगर जब हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कराते हैं तो बेसिकली हम पॉलिश करते हैं कि बिजनेस बिजनेस बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बट तुम अगर ये दो तीन चीज सुधार लो अपने आप में तो तुम वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। तो आगे आइए हम पढ़ते हैं वर्ल्ड क्लास बिजनेस की जो ट्रेड्स है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस कैसे होता है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस पॉलिसीज क्या है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बड़ी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है उनकी ऑब्जेक्टिव्स पर आप देखोगे तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। आइए आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होता है तो यस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा क्या फायदा होगा इस बिजनेस से। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी था, हाँ जी था। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मैक्सिमम करना है, इंक्रीज करना है सेलिंग प्राइस को, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है सीपी को। ये चीज आप अच्छे तरह से समझ चुके हो। प्रॉफिट किससे कमाना है आपको? प्रॉफिट आप कमाओगे सोसाइटी से। तो क्या इस सोसाइटी को बेवकूफ बना के चीट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो? नहीं, कोई भी बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोसाइटी को अगर आप बेवकूफ बनाओगे तो वो बिजनेस नहीं सरवाइव कर पाएगा। याद करो अभी कुछ दिन पहले मैगी पर बैन लग गया था। मैगी सोसाइटी को गलत प्रोडक्ट खरीद, गलत कंपोजिशन का प्रोडक्ट बेच रहा था, मैगी पर बैन लग गया, पूरे देश ने बॉयकॉट कर दिया, मैगी नहीं खरीदेंगे। अगर कंज्यूमर ने बॉयकॉट कर दिया, मैगी नहीं खरीदेंगे, तो क्या वो बिजनेस सरवाइव करेगा? कभी नहीं सरवाइव करेगा। बिजनेस कैन सरवाइव ओनली इफ इट शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस था मनी माइंडेड होना, पैसा कमाना। बट जब ऑब्जेक्टिव को हमने जोड़ा तो हमने बताया कि देखो भाई थोड़ा सा पॉलिशिंग का दरकार है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना होगा? समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, इकोलॉजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। सोशल इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड CSR। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। CSR एंड वी टेक अ ब्रेक। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं बीच बीच में आपको ब्रेक दूं। चलो टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, लिखूंगा 5 मिनट, दूंगा 2 मिनट। थैंक यू वेरी मच।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। थोड़ा सा हैवी डिस्कशन हुआ है, मुझे फीडबैक मिला अभी कि ये ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर सर आपको ज़्यादा ही पढ़ा दिए हो। तो चलो एक क्वेश्चन टाइम है, लेट्स प्लीज राइट दिस क्वेश्चन। डिफाइन business ends and means to achieve it, means to achieve business ends। अब हमारे प्यारे एक स्टूडेंट बोले बिजनेस एंड्स, बोला बस जब प्रोपराइटर मर गया सर तो बिजनेस एंड हो गया, राइट। अभी मैंने बताया एंड का मीनिंग टारगेट है, एंड का मीनिंग गोल है। सो जब ऐसा कुछ सवाल आए बिजनेस एंड्स, तो बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस का टारगेट क्या है और उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। मीन्स मतलब क्या सामग्री है, क्या मेथड्स है उसको रीच करने का। मीन्स मतलब हुआ मेथड्स। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हम जब पढ़ रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि प्रॉफिट कैन बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कैन बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली गोल। अब देखो ऑब्जेक्टिव एंड गोल जो है बेसिकली दे मीन द सेम थिंग, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, राइट। प्रॉफिट कैन बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, ये भी बोल सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट कैन बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव और द ओनली गोल और द ओनली टारगेट। प्रॉफिट इज स्टिल वेरी एसेंशियल। तो चलो अभी तो हमने बोल दिया अरे प्रॉफिट नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट क्या हम ये बोलें कि प्रॉफिट एसेंशियल नहीं है? अरे मैंने कब कहा कि प्रॉफिट एसेंशियल नहीं है? प्रॉफिट बहुत 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 एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट इज देयर देन बिजनेस कैन एक्सपैंड। अपने कमाए हुए पैसे से बिजनेस को बढ़ाना और लोन लेकर बिजनेस को बढ़ाना दोनों में बहुत फर्क है। कमा के बिजनेस को बढ़ाओ तो मजा आता है। प्रॉफिट अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी है, आपके सारे लोग सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, इसीलिए आप प्रॉफिट कर रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट, ये हमेशा याद रखना। प्रॉफिट अगर है तो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया आपके प्रोडक्ट को, प्रॉफिट अगर है तो आपके पास रेपुटेशन है। लॉस मेकिंग फर्म का रेपुटेशन होता है या प्रॉफिट मेकिंग फर्म का रेपुटेशन होता है? ये जवाब आप खुद अपने मन को दीजिए। मिस्टर कपूर, क्वेश्चन टाइम। मिस्टर कपूर्स ओनली ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज। सो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि अगर ओनली एंड ओनली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्या होगा, इसका एक सजेस्टेड आंसर मैंने आपको दिया। बिजनेस मैनेजर्स, मिस्टर कपूर के बिजनेस मैनेजर क्या करेंगे? मिस्टर कपूर के बिजनेस मैनेजर वुड डू इनजस्टिस, इनजस्टिस किसके साथ? कस्टमर के साथ। कस्टमर को गलत प्रोडक्ट दे दिया गया, फॉल्टी प्रोडक्ट दे दिया गया, कस्टमर बोल रहा कि प्लीज इसे चेंज कर दो, बट बिजनेस मैनेजर को पता है कि बॉस का डंडा उसके सर के ऊपर है, वो चेंज नहीं करेंगे। कस्टमर का नुकसान हुआ, बट क्या वो कस्टमर घूम के दोबारा आपके पास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि वो और 10 लोगों को जाके बोलेगा कि ये दुकान से माल मत खरीदना, ये एक्सचेंज पॉलिसी इनका अच्छा नहीं है। एम्प्लॉयज़ को आप इल ट्रीट कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ को सही प्रकार से इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हो, तो ये एम्प्लॉय कुछ दिन आपके साथ रहेंगे बट छोड़कर चले भी जाएंगे। इन्वेस्टर्स को आप टाइम पे जो रेट ऑफ रिटर्न उनको मिलना चाहिए, जो इंटरेस्ट वो चाह रहे हैं, उनको भी आप तड़पा तड़पा के पैसे दे रहे हो। सोसाइटी के साथ भी आप गलत करोगे। फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिजनेस सारे प्रॉफिट को खो देगा, बिजनेस विल लूज ऑल प्रॉफिट्स, मतलब बिजनेस शट डाउन होने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि
सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर अगर आप चल रहे हो तो ही आप बिजनेस कर पाओगे। सिंपल सी बात ये है। हर्डल्स बिफोर प्रॉफिट। आज के दिन में हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, बट क्या प्रॉफिट तक पहुंचना इतना आसान है? टुडे यू स्टार्ट अ बिजनेस विद द गोल ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस जब भी स्टार्ट करेंगे हमारा गोल रहेगा, क्या गोल रहेगा? ऑफ कोर्स लॉस कराने का गोल नहीं रहेगा, प्रॉफिट का गोल रहेगा। एंड यस, टुमारो यू गेट प्रॉफिट। ऐसा होता है कभी? आज बिजनेस चालू किया, कल प्रॉफिट हो गया? हर्डल्स नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, हर्डल्स होते हैं। इज अर्निंग प्रॉफिट एक्चुअली सो सिंपल? नहीं है जी। आइए अब हम आते हैं ट्रैक पर। ये ट्रैक अगर आप देखोगे, ये हर्डल्स बने हुए हैं। बिजनेस सबसे पहला हर्डल आपको क्रॉस करना है, मार्केट पोजीशन। सबसे पहला हर्डल इज मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन का मतलब ये है इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर इस पेन को बेच रहा है तो आपको अपना प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द मार्केट, आपको अपना प्रोडक्ट इक्वली उससे कुछ ना कुछ अच्छा बनाना होगा। अच्छा बनाने का मतलब क्या है? अच्छा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अच्छा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो पहले तो आपको मार्केट में अपना पोजीशन बनाना है कि यस, एक और कंपनी है जो ऐसे पेन मैन्युफैक्चर करता है, एक और कंपनी है जो वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करता है, जो बीए सीए क्लासेस है, एक और कंपनी है जिसने मार्केट में कुछ नया दिया है। मार्केट में अपना पोजीशन पहले बनाना पड़ता है, तो ये है स्टेप नंबर 1, मार्केट में पोजीशन बनाना है। इनोवेशन दरकार है। सेम टू सेम घिसा पीटा प्रोडक्ट, पर तुमसे क्यों लूँ, मैं तो उस कंपनी से ले ही रहा हूँ, मैं तो अपने उस ट्यूटर से सेटिस्फाइड हूँ, वाई शुड आई कम टू बी ए सी ए क्लासेस? बिकॉज बी ए सी ए क्लासेस के पास इनोवेशन है। बी ए सी ए एक नया प्रोडक्ट बनाया है, नया सर्विस दे रहा है, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, नए मेथड से पढ़ा रहा है। एंड ये इनका नया मेथड हमारे लिए एज स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा है। तो पहले हम मार्केट में पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद हम इनोवेशन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्टिविटी। हमने इनोवेशन का सैंपल तो दे दिया, बट जब बात प्रोडक्टिविटी की आई तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम जो गुड्स बनाना चाह रहे हैं, हमने ये पेन बता तो दिया कि देखो जी, सामने वाला इस पेन को 5,000 रुपया में बेच रहा है, ये सेम फीचर वाले पेन मैं आपको 4,000 रुपया में दूंगा, 4,000 में इससे भी ज़्यादा फीचर्स दूंगा। तो हमने मार्केट में पोजीशन बनाया, हमने इनोवेशन दिखाया, बट क्या हम 4,000 रुपये के हिसाब से प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में कर पा रहे हैं क्या? नहीं, ये ज़रूरी है। अगर हम प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट तक हमारी प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी। प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमें चाहिए फिजिकल रिसोर्सेज। क्या हमारे पास लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी है? क्या हमारे पास इसे प्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज है? ये सब हमें ध्यान देना होगा। अगर हमारे पास मशीनरी है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, हम प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या मार्केटिंग रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास वेयर हाउसेज है, क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स है? तो ये सब होने के बाद आप टाई अप करके बाजार में भेजते हो अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है। द मोमेंट द प्रोडक्ट स्टार्ट सेलिंग, यू स्टार्ट booking your profit, you start earning your profit, you start earning the profit on the capital employed। इतने पैसे जो लगे हैं, मशीनरी में लगे हैं, मार्केटिंग में लगे हैं, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स में लगे हैं, प्रोडक्ट के कैंपेन में लगे हैं, यू स्टार्ट अर्निंग सम प्रॉफिट। आपका मैनेजर का परफॉर्मेंस अगर बीच में गड़बड़ा गया, मैनेजर के ऊपर आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, ईस्ट इंडिया मार्केट का मैनेजर का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, तो आपने वेस्ट में अच्छा बिजनेस किया, साउथ में अच्छा बिजनेस किया, बट ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर ऑफ द ईस्ट, यू लॉस्ट योर प्रॉफिट फ्रॉम द ईस्ट का मार्केट। सिर्फ मैनेजर से नहीं होगा, वर्कर तक आपके अच्छे परफॉर्म करने चाहिए, और सिर्फ वर्कर के परफॉर्मेंस से बात नहीं बनेगी। समाज के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आपने कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, ये कुछ करोगे तो फिनिशिंग लाइन तक ज़रूर पहुंचोगे। फिनिशिंग लाइन पे पहले कौन पहुंचेगा? द विनर टेक्स इट ऑल। आओ, कौन बनेगा ये विनर? बिजनेस हैज टू अचीव ऑल द अबव ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द टारगेट्स, दैट इज द गोल्स बिफोर टू सर्वाइव इन द मार्केट। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब मार्केट के पोजीशन आपको बनाने हैं, इनोवेशन करना है,
प्रोडक्टिविटी करना है, फिजिकल रिसोर्सेज, अर्न प्रॉफिट, मैनेजर्स परफॉर्मेंस, सोशल वर्कर के परफॉर्मेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स विच यू नीड टू, दीज आर द टारगेट्स, these are the goals which you have to first achieve, these are the hurdles before you come to the final profit line. So yes, the winner takes it all. इतना कुछ करना पड़ता है बच्चों बिजनेस के लिए, तब जाके आप प्रॉफिट में आते हो। फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस। देखो अभी मैंने, आप अभी 11-12 के स्टूडेंट्स हो, अब आपको पता चल गया है कि यस आई एम रेडी, मुझे सब पता है, मुझे ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। तो आओ बच्चों, मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप कौन सा बिजनेस करोगे? आपका पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू सेलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस। आप कैसा करोगे? आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग करो। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हो? सर मैं क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सर मैं शूटिंग एंड शर्टिंग, मैं सलवार कमीज या मैं पैंट शर्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। सर मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। सर मैं कैमराज मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। सर मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। सर मुझे सर्विस लाइन पे जानी है। सर मैं अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चालू करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आपको पहले क्या करना है? यू हैव टू सेलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस। उसके बाद स्केल एंड साइज ऑफ बिजनेस। सर मैं ट्रांसपोर्टेशन शुरू में जो करूंगा ना, मैं सिर्फ 5 गाड़ियां निकालूंगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी मैं, सर ये हैवी व्हीकल्स गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं, मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं शुरू में स्मॉल स्केल से करना चाहता हूँ, मेरे पास 5 कार खरीदने की पैसे हैं। या सर मैं हाई स्केल में काम करना चाहता हूँ, मेरे मामा जी बहुत पैसे वाले हैं, मेरे मामा जी ने कहा बेटे चुन्नू तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम अगर मुझे चूना भी लगा दोगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, पैसे लेकर तो ऊपर जाना नहीं है, ये ले बेटे 50 करोड़ रुपया ले, मेरे प्यारे चुन्नू लगा दे मुझे चूना, मुझे कुछ नहीं है होना। सो स्केल ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है सिचुएशंस ऑफ योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर। चॉइस एंड फॉर्म ऑफ ओनरशिप, चुन्नू प्लस मामू दोनों मिलकर काम करेंगे तो कहलाएगा पार्टनरशिप। चुन्नू अगर अकेला काम करेगा तो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। और बहुत सारे पैसे आ गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, ये सब हमारा चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। फॉलो द लॉ। उसके बाद आपको सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने होंगे बिजनेस चालू करने के लिए। आपको एक ट्रेड लाइसेंस का दरकार पड़ता है, और भी अलग अलग लाइसेंसेस है, फायर लाइसेंस। सो ये आपने लॉ को फॉलो किया। लोकेशन ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, उस लोकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है? आपका रॉ मटेरियल का सप्लाई, जिस लोकेशन पे आप कर रहे हो वहाँ इजी है या डिफिकल्ट है? आपका कस्टमर तक रीच, कस्टमर रीच, आपके वेयर हाउस कितने दूर है वहाँ से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लोकेशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स, सो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो और ऐसा गली पर रेस्टोरेंट खोल रहे हो कि जो दादा भाई का इलाका है, डर के हमारे कोई आएगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उस बिज़नेस का? फाइनेंसिंग एंड फंडिंग, बिना पैसों के काम नहीं हो सकता है। तो फाइनेंसिंग, आप पर्सनल फाइनेंसिंग भी करा सकते हो, जैसे चुन्नू भाई साहब ने कराया, या आप बैंक्स के पास जा सकते हो, या आप फंड्स के लिए नए नए पार्टनर्स खोज सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क। बिजनेस चालू करना है जी। पैसे कौन लगा रहा है? पैसे मैं खुद लगा रहा हूँ, या दोस्त लगा रहे हैं, या बैंक से उधार ले रहा हूँ। फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब आपके हो गए एसेट्स। एसेट्स में आ गए आपके प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार हो, एक्सेट्रा। फैक्ट्री प्लांट लेआउट, कुछ भी अगर आपको बड़ा फैक्ट्री लगाना है तो यू शुड हैव अ लेआउट।
लेआउट से आपको आइडिया मिलता है, यू कैन हैव प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है कि यस दिस इज़ माय प्रॉपर प्लानिंग। और ये लेआउट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देने पड़ते हैं लाइसेंसेस के लिए, तो यू शुड हैव योर लेआउट्स रेडी कि यस दिस इज़ माय प्लान, दिस इज़ वेयर मैं फायर का आग का भट्टी यहाँ लगाऊंगा, ये मेरे, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे 440 वोल्ट का लाइन चाहिए तो उसके लिए भी आपको दिखाना पड़ता है कि ये हमारी वायरिंग की लेआउट है। सो अलग अलग प्रकार से आपको सब चीज़ों को रेडी करके लाइसेंसेस लेना है। फिर उसके बाद आपको केपेबल एंड डेडिकेटेड टीम खोजना, बिना टीम के आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, डेडिकेटेड टीम आपको चाहिए। टीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप जिन लोगों को आप हायर करोगे अगर उन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो विश्वास करो बिना एक्सपीरियंस के आपका टीम जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए वो काम 4 महीनों में होगा। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट आपका बढ़ जाना है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाना है। टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप गवर्नमेंट से पंगा नहीं ले सकते हो। डोंट टेक पंगा विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सबको सीज भी कर देगी, पैसे भी ले लेगी, पेनल्टी भी लगा देगी और आपको कोई ना कोई धारा के अंदर आपको जेल के अंदर भी डाल सकती है। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो ये हमेशा याद रखना कि आप फ्यूचर नौजवान हो, आप बिजनेस करने वाले हो, तो अप्रोक्सीमेट 30% आप जब काम करोगे तो समझ लो कि बिजनेस जो कमा रहा है ये 30% टैक्स तो आपको सरकार को दे देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देना है। अगर आप सब कुछ रेडी हो कि यस मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी देने के लिए रेडी हूँ, तो बच्चों फिर देर किस बात की है, आ जाओ अपना बिजनेस लॉन्च कर देते हैं, रॉकेट लॉन्चर को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली अगर हम दूसरा तरीके से सोचें तो पहले आप ड्रीम करो, ड्रीम। तो आज के स्टूडेंट प्लीज़ ड्रीम बिग, ड्रीम के बाद प्लान करो, प्लान, उसके बाद डिज़ाइन करो, उसके बाद डेवलप करो, उसके बाद और रिसर्च करो, और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर ड्रीम्स। स्काई हाई, फ्लाई हाई। बिजनेस को समझ रहे हो, जैसे हमने आपको फर्स्ट लेक्चर पे बताया था कि जैसे जैसे आप बिजनेस को समझोगे आप इवेलुएट करना सीखोगे। ये मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आइए देखते हैं। ये एक लेआउट है, ये एक फैक्ट्री लेआउट है, ये लेआउट है। अगर आपको फाइनेंशियल लोन्स चाहिए तो भी आपके पास होना चाहिए। ये एक और दूसरा लेआउट है। अब क्या आप ब्रेक चाहते हो? क्या आपको ब्रेक चाहिए? चलो मैं आपको क्रिएटिविटी का एक चुटकुला सुनाता हूँ। क्रिएटिविटी देखो, स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर वेरी 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 क्रिएटिव पर्सनालिटीज। ऐसी एक क्लास 2 की बच्ची ड्राइंग कर रही थी। सो टीचर उसको जाके पूछती है कि बेटा व्हाट आर यू ड्राइंग? सो बच्ची प्यार से बोलती है कि आई एम ड्राइंग द पिक्चर ऑफ गॉड। टीचर बोलती है बट नोबडी हैज एवर सीन गॉड। सो बच्ची बड़े प्यार से बोलती है इफ जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। सो देखो बच्चों का क्रिएटिविटी क्या होता है। सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स एंड दैट student of class 4, she was creating God, and she very confidently told her teacher, okay, if you haven't seen God, you just need to wait for 2 minutes, और 2 मिनट में मेरा ये पेंटिंग या ड्राइंग कंप्लीट हो जाना है। सो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को हमेशा साथ रख के चलो, क्रिएटिविटी को मरने मत दो। बहुत कुछ है एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन, मैं अपने दूसरे वीडियोस पे शेयर करूंगा। ये सारा एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर द ग्रेट रेवोल्यूशन, ये सब बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं बिजनेस के लिए। तो अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को ध्यान पे रखो कि वी ह्यूमन बींग्स जो आज से 19th सेंचुरी पे द ग्रेट पिकासो हुआ, माइकल एंजेलो हुआ, द ग्रेट आर्टिस्ट हुए, तो आर्टिस्ट लोगों का बात आजकल कम हो गया है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब क्लासिफिकेशन हो गए हैं। सो खैर व्हाटएवर, दिल पे जोश को बना के रखो और अपने आप को कभी कंपेयर मत करो किसी से।
अपने आप को कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ द वे यू आर। कोई आपको प्यार करे या ना करे, आप अपने आप को प्यार करना मत छोड़ो। खुद का साथ अगर मिल जाए तो और किसी की साथ की दरकार नहीं है। चलो, ये ज्ञान का सेशन खत्म हुआ, आपके दिमाग पे सेटल हुआ होगा कुछ, तो आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आप थोड़े से बोर हो रहे हो या मेंटल आपको ब्रेक चाहिए तो मैं क्लासिफिकेशन आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ पिक्चर्स पहले दिखाता हूँ। लेट अस स्टडी इन द रिवर्स पैटर्न। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ पहले, या एक थोड़ा सा आप देख लो। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री है, कॉमर्स है। इंडस्ट्री में जो मैंने लिख रखा है, मैं वापस आऊंगा इसके पास, तो आई एम गोइंग एट अ लिटिल फास्टर पेस। इंडस्ट्री में ये जो ट्री है, TREE जानबूझ कर लिखा गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर कुछ सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग 4 प्रकार के होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और फिर कॉमर्स जो है, कॉमर्स हंस रहा है, कॉमर्स 2 प्रकार में है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। और ये ऊपर से देखो, टर्शरी इंडस्ट्री भी चिपक गया है साथ में, ये भी यहाँ आ गया है। तो ये हम इंटर रिलेशन समझेंगे। ट्रेड आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल में होलसेल ट्रेड है, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इधर में ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। इंडस्ट्री का काम क्या है? इंडस्ट्री कन्वर्जन करती है। क्या चीज का कन्वर्जन करती है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स यूजिंग मशीन्स प्लस टेक्निकल स्किल्स। इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुपिंग ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। देखो, बेसिकली जब हम, वही बात है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में इंडस्ट्री का मीनिंग है कि कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स यूजिंग मशीन्स प्लस टेक्निकल स्किल्स। मशीन तो होना है, बट साथ में टेक्निकल स्किल्स भी होना ज़रूरी है। किस कॉम्पोजिशन पे, किस केमिकल कॉम्पोजिशन पे, अगर कुछ केमिकल रिलेटेड काम है तो वो फार्मूला होना चाहिए आपके पास। हर चीज़ फार्मूला बेस्ड है, तो टेक्निकल स्किल्स वहाँ पर आ रही है। और इंडस्ट्री का एक और मीनिंग है कि ग्रुपिंग ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। अभी समझ जाओगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जितने भी कॉटन प्रोडक्ट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कैमरा को भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बोलेंगे, आईपॉड को भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बोलेंगे। यू आर इंटेलिजेंट इनफ। बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हालांकि बैंकिंग एक टर्शरी सेक्टर पे आ रहा है, सर्विस इंडस्ट्री है, बट क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड अगर बात हो रही है तो वी ऑल्सो टर्म इट एज बैंकिंग इंडस्ट्री। प्राइमरी का अगर हम बात करें तो बात प्राइमरी तक कहाँ पहुंची, आइए हम एक बार और आपको अच्छे से दिखाते हैं। जब हम इंडस्ट्री का बात करते हैं, अभी हम इंडस्ट्री का बात करें। इंडस्ट्री का मीनिंग मैंने अभी अभी आपको बताया। इंडस्ट्री का मीनिंग है रिसोर्सेस को, एक मिनट, इंडस्ट्री का मीनिंग है रिसोर्स, रिसोर्स लेकर गुड्स बनाना, राइट। तो इंडस्ट्री का मीनिंग है रिसोर्स लेकर गुड्स बनाना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है और टर्शरी इंडस्ट्री है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब बेसिक, जहाँ से शुरुआत होता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का शुरुआत एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ये हमें समझना है। इंडस्ट्री का शुरुआत, अगर आप इमेजिन करो हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट को हंट करके मार दिया जाता है, क्यों? उसके टस्क के लिए। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि वो बिजनेस प्रोडक्ट बन गया है। हालांकि बाद में वो बैंड हो गया है। बहुत सारे एनिमल्स को हंट किया जाता है बिकॉज उनका प्रयोग किया जाता है मेडिसिन पर, उनका प्रयोग किया जाता है अदर गुड्स पर। सो ये जो वुलन ब्लैंकेट्स वगैरह, हम लोग शीप रेयरिंग, सो जितने भी एनिमल हंटिंग किया जाते हैं प्राइमरी एस्पेक्ट्स पे, उन्हें लाया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को देने के लिए कि चलो मेरा काम था ये शीप को मारकर ये वुल लाना, अब उसके बाद आप इसको अच्छे से बनाओ। तो ये एक्सट्रैक्शन करना वाज द वर्क ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री।
और उसे हाईटेक मशीन्स को यूज कर कर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री का कमाल है। और टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो ये सारे सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी को करते हैं। तो टर्शरी का मतलब ये तो हेल्पर है भाई, हेल्पर, राइट। सो एक्सट्रैक्टिव, अब इधर अपने पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, पूरे के पूरे एकदम दिमाग में छप जाना है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। आइए, these are the cows। काउ ब्रीडिंग किया जाता है, अलग अलग काउज को लेकर मिक्स एंड मैच करके हाई क्वालिटी ऑफ ब्रीड ऑफ काउज प्रोड्यूस हो, जो ज़्यादा मिल्क दे, ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो बेसिकली आपने देखो कि हम बात कर रहे हैं अगर प्राइमरी इंडस्ट्री का, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक है और एक्सट्रैक्टिव है। तो क्या हम एक बार समझ लें कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, टूथ एक्सट्रैक्शन। डेंटिस्ट बोलता है आपके दांत में कीड़ा लग गया है, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द टूथ। एक्सट्रैक्ट मतलब इट इज नेवर एन इजी थिंग। कोई भी चीज कहीं ना कहीं सेटल डाउन है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, लेकर आते हैं, समंदर में जाते हैं, वहां से मछलियों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन है, राइट। माइनिंग, गोल्ड माइंस, गोल्ड माइन के नीचे जाकर डिग करते हैं, वहां से मिनरल्स निकालते हैं। बेसिकली वी आर एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स। सो ये ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फार्मिंग, अपने खेती करते हैं और उसके बाद भी एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट्स। मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रॉबेरी का पिक्चर। माइनिंग, ल्यूम्बरिंग, ल्यूम्बरिंग का मतलब कुछ नहीं होता, जो वुड्स को काटते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, लकड़ियों को काटते हैं, उसके बाद उस लकड़ी को शेप अप करते हैं ताकि वो लकड़ी आपके घरों पर जाकर फर्नीचर का काम कर सके। हंटिंग, आई डोंट नीड नॉट एक्सप्लेन हंटिंग। फिशिंग भी आप समझते हो। ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग मतलब नीचे में, धरती के नीचे जाकर आप गैस को एक्सट्रैक्ट करते हो, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो। बेसिकली दीज आर ऑल कवर्ड अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री एंड प्राइमरी के अंडर में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये हंटिंग हो रहा है, डियर हंटिंग। डियर के स्किन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये आप जो देख रहे हो, दिस इज फिश हस्बेंड्री। फिश, जो फिश को ब्रीड किया जा रहा है बेसिकली। तो ये जेनेटिक का हिस्सा हो गया। मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ। ये माइनिंग हो रहा है, राइट, कोल माइनिंग, मिनरल्स माइनिंग। दिस इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये देखो, मेरी जान मुर्गी के अंडे, ये शायद मुर्गी है, जो भी हो, मुर्गी हो या डक हो, वट एवर। सो बेसिकली दीज दे आर केप्ट फॉर ब्रीडिंग। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जैसे मैंने पढ़ा था ना प्लांट्स। सो प्लांट्स को देखो टेस्ट ट्यूब में उगाया, बनाया जा रहा है, कुछ कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन, फर्टिलाइजर या कुछ दिया जा रहा है जिससे ग्रोथ को अल्टर किया जा सके। दिस इज इन ह्यूमन, ये एलिफेंट को किल किया गया है। दिस कम्स अंडर एक्सट्रैक्शन, हंटिंग। ये भले ही देखने में गरीब लग रहे हो, बट ये सोने की खान में है। गोल्ड माइनिंग बोला जाएगा इसे, गोल्ड माइनिंग चल रहा है।
Gold mining is again extractive industry. This is fishing. High seas में they are fishing. Just see the number of fishes kept here. So this is also extraction. अब यही fish को ला के यहाँ पर अलग अलग segments पे, this is called fish farming या fish husbandry. This is breeding, genetics. ये आप जो देख रहे हो ये lumbering है, wood panels है, wood panels. This is tiger breeding, pig breeding. This is minerals निकाला जा रहा है. ये देखो ये ट्रक मिनरल्स लेके जा रहा है और क्या हालत करते हैं, देखो कैसे पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल दिया गया है. इसके ड्रॉबैक्स भी है बट वो हमारा चैप्टर का हिस्सा नहीं है. ये ऑयल ड्रिलिंग चल रहा है, हाई सीज में ऑयल ड्रिलिंग चल रहा है. दिस इज अगेन हंटिंग. दिस इज फार्मिंग. These wonderful couple are farming strawberries in the farm.